पास? बाकी सो रहे हो क्या अभी तक? 11 बज के, उठ जाइए, थोड़ा होश में आइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपका, विच क्वेश्चन इज यूज्ड बाय द इंस्ट्रक्टर टू टेस्ट द रिजल्ट एंड आउटकम आफ्टर ही टोल्ड द लर्नर इन क्लास। लेसन कंप्लीट करने के बाद तो कौन से क्वेश्चन यूज किए जाते हैं टेस्ट के लिए, उनका आउटकम चेक करने के लिए? ओके, ब्रजेश यादव, शशि कुमार, विशाल सक्सेना, पूजा सिंह, प्रीति राठौर। बिल्कुल राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो आएगा डी आएगा, रिकैपिलेटिव क्वेश्चंस। दीपिका दीक्षित। ओके, तो राइट आंसर आप सबका रिकैपिलेटिव क्वेश्चन आएगा। तो रिकैपिलेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं? इनको आप टेस्ट के लिए यूज करते हो, ठीक है। इनके बारे में मैम ने आपको पूरी डिटेल से बताया था क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्निक के वाले सेशन के अंदर। तो ये रिकैपिलेटिव क्वेश्चन है ना, हायरली यूज्ड टू टेस्ट द रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ व्हाट द टीचर हैज टॉट। कि मतलब पहले ही हमने क्या कर लिया, पहले ही लेसन दे दिया, अब टेस्ट करना है कि बच्चों को कितना याद है। इसके लिए रिकैपिलेटिव टाइप क्वेश्चन यूज किए जाते हैं। अब जो इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन होते हैं वो प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप होते हैं क्वेश्चंस के। आपको बताया था क्लोज एंडेड और जो हमारे होते हैं ना, तो ओपन एंडेड, वो क्वेश्चन कहाँ यूज किए जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब आपको मैम ने पहले ही बताया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए, डिसिप्लिनरी क्वेश्चन कहाँ यूज किए जाते हैं, कौन से स्टेप में डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस को यूज किया जाता है? एनी आंसर? कोई जवाब नहीं? ओके, भाई नेम मैं पूछ रहा हूँ, सुनील कुमार। क्या आंसर आया इसका? रियलमी C2। यस सर। जी, इसका क्या आंसर आएगा? मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जो डिसिप्लिनरी टाइप क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं, कौन से स्टेप में यूज किए जाते हैं? उसको सर ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो डिसिप्लिनरी टाइप क्वेश्चन है, पूजा सिंह ने राइट आंसर दिया है कि डिसिप्लिन बनाने के लिए रखे जाते हैं। यानी कि मान लो कोई स्टूडेंट है जिनका ध्यान नहीं है आपकी क्लास में, तो क्या होगा, उनका अटेंशन गेन करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका राइट आंसर, पूजा सिंह ने राइट आंसर दिया प्रेजेंटेशन स्टेप में, कि जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उस टाइम मान लो बच्चा कोई बाहर देखे जा रहा है, ठीक है, उसका ध्यान नहीं है क्लास में, तो उसकी अटेंशन को गेन करने के लिए डिसिप्लिनरी टाइप क्वेश्चन को यूज किया जाता है। ओके, तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन थे इनके अंदर, कोई भी आपको डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो। कोई, किसी को कोई डाउट नहीं है, या फिर मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या प्रॉब्लम, आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा? हेलो सर। जी बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए NSQF लेवल में। नंबर 3 NSQF लेवल। यही आपका क्वेश्चन है, हाउ द ट्रेनिंग परफॉर्मेंस रिस्पेक्ट द ट्रेड लर्निंग आउटकम आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड। यस सर। ओके, देखिए, जब NSQF को बनाया गया, उसका क्या उद्देश्य था कि ऐसे को जिससे पता चले, म्यूट कीजिए सभी। बाजी सामान्य, एक बाजी सामान्य महिला आवा ते ओके,
तो क्या हुआ, जब NSQF को बनाया गया उसका मेन पर्पस क्या था कि एक पूरा फ्रेमवर्क हो, पता चल सके कि कौन सा स्टूडेंट अगर मान लो पास आउट हो रहा है 10th के बाद, तो क्या हो कि पता चल सके कि वो कौन से लेवल में आ गया, कहाँ कहाँ वो जॉब कर सकता है, किस लेवल पे है वो, और ITI पास कर गया तो कौन से लेवल पे आ गया। तो इसलिए NSQF को बनाया गया। ठीक है, तो NSQF के अंदर कुछ चीजें ऐड की गई ताकि जो हमारी एजुकेशन है ना, आप सबको पता है कि जो हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन, उस एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये अच्छी बात है, इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन उस लेवल की एजुकेशन नहीं है हमारे देश के अंदर। ये इतना फॉरेन NSQF को बनाया गया कि हम कैसे, तो हम पहले बना देंगे कि हाँ कौन से लेवल पे, सेकंड अपने लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, पहले सिर्फ इतना था कि हमें कह दिया जाता था कि बच्चों को ये चीज पढ़ानी है, पर उसका ये कभी नहीं था कि इतनी चीज बच्चे को आनी भी चाहिए। अगर मान लो 10th पास कर ली ना, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपकी डेली लाइफ में भी यूज होने वाली है, आपसे मान लो कह दो कि ये देखो ये टावर है, इसकी हाइट देखनी है हमें, तो क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे ना, डिस्टेंस देखोगे, एंगल देखोगे, तो ये सब चीज करोगे। तो ये डेली लाइफ की चीजें हमें आनी चाहिए, लेकिन उतना अच्छा हमें उस तरीके से हमें पढ़ाया नहीं जाता कि वो हम उसको डेली लाइफ में यूज कर सकें। ठीक है, या फिर हम रियल लाइफ में उसको यूज कर सकें। तो इसका एक सोल्यूशन निकालना कि लर्निंग इनकम है ना जो, उसकी जगह लर्निंग आउटकम अप्रोच अपनाई जाए। तो उससे क्या होगा, लर्निंग आउटकम से होता है कि उसमें साफ साफ दिया होता है, आपके सिलेबस में भी दिया होगा कि जो मान लो ITI पास करने के बाद इतना कुछ इसको आना चाहिए। मान लो आपकी ट्रेड है सिविल टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आपको स्टिचिंग कितनी बारीकी से करनी आनी चाहिए। ठीक है, कितनी देर तक मतलब तुम कर सको, कितनी तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए, टीचिंग के लिए आपकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए, ये सब लर्निंग आउटकम में आएगा। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि कौन सी जॉब के लिए आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लो जो ट्रेड की परफॉर्मेंस है, अब जहां भी परफॉर्मेंस की बात है, समझ जाना कि स्किल की बात हो रही है, प्रैक्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, परफॉर्मेंस लिया हमारे प्रैक्टिकली बात हो रही है। तो जो ट्रेड का प्रैक्टिकल है उसका लर्निंग आउटकम कैसा होना चाहिए। ठीक है, हम उसको कैसे जांचेंगे, NSQF के हिसाब से या फिर ट्रेड के हिसाब से इसकी जो नॉलेज है उसकी परफॉर्मेंस है, तो वो कैसे होंगे, वो हमें असेसमेंट क्राइटेरिया के अंदर दिया हुआ है। आप अपना सिलेबस चेक करोगे तो असेसमेंट क्राइटेरिया में क्या है, पूरा पूरा दिया हुआ है कि मान लो जैसे आपका पहले वीक में कोई काम करवाया आपको, जैसे मैंने यहाँ ड्राफ्टमैन सिविल का लगाया है कि फर्स्ट वीक में हमें फ्री हैंड स्केचिंग कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें दिखा दिया असेसेबल आउटकम, आउटकम क्या होना चाहिए, फ्री हैंड। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि भैया जो मान लो इसको पहले सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो स्केच है ना, जो हॉरिजेंटल लाइन है वो फ्री हैंड लाइन लगानी आनी चाहिए, लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में हॉरिजेंटल लाइनें आनी चाहिए, वर्टिकल लाइन आनी चाहिए। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके लाइनें लगाते हैं, जो वर्टिकल लाइनें आनी चाहिए। देन उसके बाद हॉरिजेंटल लाइनें आनी चाहिए, अगर मान लो इनलाइन लाइन मतलब जो टेढ़ी लाइन है ना वो आनी चाहिए फ्री हैंड। तो कहते हैं, तो ये सब चीज हमें आनी चाहिए। ये साफ साफ असेसमेंट क्राइटेरिया में दिया हुआ है कि अगर इन मांगों पे आपका ट्रेनिंग खरा उतरता है, ये चीजें कर पाता है ना, तो उसके असेसमेंट है ना वो अच्छी होनी चाहिए, उसके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सब आपको पहले ही दे दिया गया। मान लो इंटरनल असेसमेंट आप लगा रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए, आपने ये क्वेश्चन दिया, उसका रिजल्ट में आपने आपके ट्रेनर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सब आपके असेसमेंट क्राइटेरिया में दिया हुआ है। आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो, सिलेबस में पूरी डिटेल के अंदर दिया हुआ है। ओके, आप क्लियर है? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? खुद को अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर क्रिकपिट रूल बताइए। क्या? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखिए ऐसा है कि
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस लिए बनाई गई थी? वो एक अलग अलग लेवल है ना एनएसक्यू से उसको अलाइन किया गया, तो उसमें कहा जाता है कि जो आपकी नॉलेज है या स्किल है वो कौन कौन सी लेवल की होती है। जैसे मान लो पहले सिंपल सी किसी चीज को जानना, जो वो 9 के अंदर आ जाएगी। उसके बाद मान लो थोड़ा लेवल बढ़ाया जाएगा नॉलेज का या स्किल का, तो उसमें एनालाइज चीजें आ जाएंगी। तो ये सब होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें तो सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस है ना आपके, वो क्वेश्चन पूछिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या ब्लूम आपका यही टैक्स क्वेश्चन है? व्हाट इज द सर नेम दैट उसके एवरी अंदर टीचर हैज सर्टेन टाइम? सर कल के सेशन का 9 क्वेश्चन एक बार बता देते। ओके 9 क्वेश्चन मैंने भी क्लियर किया था, मैं फिर से कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा कह रहे हो आप? प्लीज क्लियर कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 9 को क्लियर कर दूं। देखिए कल का क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक मेरे से छूट गया था किसी वजह से। तो देखिए इसमें क्वेश्चन था, विच क्वेश्चन इज यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर रिजल्ट एंड आउटकम आफ्टर ही टोल्ड द लर्नर इन ए क्लास। अब मान लो आपने पूरा लेसन ले लिया, उसके बाद उनका जो परफॉर्मेंस, उनको चेक करना है कि कितना उनको आता है, कितना कुछ उनको याद है। तो उनके लिए किस प्रकार के क्वेश्चंस हम यूज करते हैं? आपको पता है क्वेश्चन के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, डेवलपिंग क्वेश्चन, डिसिप्लिनरी क्वेश्चन और रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ये सब टाइप होते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया आपसे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास के बाद आपसे पूछा जाता है या फिर टेस्ट में कौन से क्वेश्चन यूज होते हैं। तो वो क्वेश्चन होते हैं रिकैपिटुलेटिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। रिकैपिटुलेटिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनको क्या किया जाता है, किसी यूनिट के एंड में या किसी सेक्शन के एंड में पूछा जाता है, ठीक है। एज ए टेस्ट इनको यूज किया जाता है, तो वो होते हैं रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन। अब आपको जानना है कि मान लो जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कौन से होते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो मैम ने कंप्लीट सेशन लिया था इसके ऊपर, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके ओके ओके। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका ये क्वेश्चन है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ए लेसन प्लान? जी डेवलपिंग क्वेश्चन है सर। बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? और डेवलपिंग क्वेश्चन में सर किस साइज में दिए जाते हैं? क्योंकि सर मैं क्लास नहीं ले पाया था सर। एक्सक्यूज मी हेलो प्रीति सर। मैम। जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ आपको, एक सेकंड। क्योंकि डेवलपिंग क्वेश्चन आप प्रेजेंटेशन में यूज करते हो, प्रेजेंटेशन करते हुए आप खुद डेवलप करते हो क्वेश्चन को, ताकि जो आपने समझाया है अपने स्टूडेंट को वो चीज आप फिर से उनसे पूछोगे, मतलब कि क्वेश्चन के थ्रू आप उनसे पूछोगे कि उन्होंने उसको कितना अंडरस्टैंड किया। क्या मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं सभी मुझे? जी जी आवाज आ रही है मैम आपकी। ओके, और आपका डाउट क्लियर हुआ डेवलपिंग क्वेश्चन के बारे में या नहीं? क्लियर हुआ, एक बार और बता दीजिए मैम। ओके, जो डेवलपिंग क्वेश्चन होते हैं उसको आप अपने प्रेजेंटेशन मोड में अप्लाई करते हो, ताकि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आप अच्छे से डील कर सको। लाइक एज बाय द वे, आपने कोई अभी चीज पढ़ाई, ठीक है, चीज पढ़ाई और आपने देखा कि मतलब कि कोई टॉपिक पढ़ाया, चीज नहीं कोई टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाते हुए आपको लगा कि ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसका आपने प्रेपरेशन के दौरान कोई क्वेश्चन नहीं बनाया था, बट आपने लगा कि शायद मेरे स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाए, तो आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन पुट कर दिया। जो वो क्वेश्चन आपने पुट कर दिया वो किस में आ गया, आपका डेवलपिंग क्वेश्चन के अंदर आ गया, ठीक है। यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ओके और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर जी ये कह 19। रहे 19 जी। यस। जस्ट अ सेकंड। क्या यही आपका क्वेश्चन है? हेलो। यस। तो देखिए
ये क्वेश्चन है विच फेस मेक्स यू द लर्नर कॉन्शियसली अप्लाई द नॉलेज टू कंट्रोल ऑपरेशन इन डेवलपिंग स्किल। अब आप स्किल को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ नॉलेज अप्लाई कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, किसी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी नॉलेज अप्लाई कर रहे हो, तो वो कौन से फेस में आएगा? तो आपको पता है कॉग्निटिव फेस, फिक्सेशन फेस और एप्लीकेशन और ऑटोनोमस फेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग फेस होते हैं स्किल को डेवलप करने के। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फिक्सेशन फेस। अब फिक्सेशन फेस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी आपको थ्योरी करवाई क्लास की किसी चीज के बारे में, एक पार्टिकुलर स्किल के बारे में। जैसे मैं बताऊं, आज मेरे को इरिगेशन के बारे में बताया, ठीक है, इरिगेशन के बारे में टीचर ने मेरे को पढ़ा दिया। अब क्या हुआ, शाम को मैं उसकी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मेरा काम है ड्राइंग बनाना, तो मैं उसकी ड्राइंग बना रहा हूँ। अब जब मैं उसकी शुरू में ड्राइंग बनाने लग गया तो क्या हुआ, कुछ गलतियां हुई मेरे से, ठीक है, वो कॉग्निटिव फेस में हुआ ना, शुरू के अंदर मैंने बनाना शुरू किया, ड्राइंग बनानी उसकी तो शुरू की, लेकिन कुछ गलतियां हुई, क्योंकि पहली बार आप जब कोई काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप उसको 100% सही कर पाते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां रह जाती है। तो जब मैंने वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने उसको फिक्स करना शुरू किया कि जो मेरी गलती है मैं उसको सुधार रहा हूँ, ठीक है, उस स्किल को मैं मान लो दोबारा कर रहा हूँ या फिर उसी के अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, फिक्सेशन फेस हुआ। अब जब मेरे को पता चला कि हाँ मैंने एक गलती की है, मैंने अपनी थ्योरी की बुक उठाई, देखी, थ्योरी के हिसाब से जो इसकी मान लो डिस्टेंस है वो होना चाहिए था 1 मीटर, लेकिन मैंने 1.5 मीटर कर दिया। तो अब मैं उसको 1.5 मीटर से अगर 1 मीटर कर रहा हूँ ना, तो फिक्सेशन फेस के अंदर आएगा। अब मैंने अपनी नॉलेज अप्लाई की है वहां पे उस चीज को सही करने के लिए, वो कौन सी आई, फिक्सेशन फेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इस फिक्सेशन फेस में आप जो भी आपकी गलतियां होती है ना, भले वो स्किल से रिलेटेड जितनी भी गलतियां हैं ना आप कर रहे हो, उसको ठीक करने के लिए होता है ये फेस, कि जितनी भी गलती आपने कर दी उसको सुधारना है। अब आप धीरे धीरे उस स्किल के प्रति, उस स्किल में आप गलतियां करते जाओगे। मान लो पहले आपने 5 गलती की उस स्किल को परफॉर्म करने में, दूसरी बार आपने सही किया, 4 गलतियां हुई, फिर किया 3 गलतियां हुई, दूसरी फिर किया तो कोई गलती नहीं हो रही, तो क्या होगा, बार बार आप क्या करते जाओगे, उसको रिपीट करते जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो क्या होगा, जो आपकी गलतियां हैं वो एक दिन 0 हो जाएगी और फिर आप आ जाओगे ऑटोनोमस फेस में, यानी कि उस स्किल को आप कभी परफॉर्म कर सकते हो बिना किसी गलती के, बिना कोई त्रुटि के। ओके, तो यही क्वेश्चन था कि कौन से हम फेस के अंदर अपना जो नॉलेज है वो अप्लाई करते हैं किसी भी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके सर, एप्लीकेशन फेस कहाँ अप्लाई होता है? जी देखिए, फिक्सेशन के पास आएगा एप्लीकेशन फेस, ठीक है, कि उसको आप रिपीट कर रहे हो ना, बारी बारी फिक्स कर लिया आपने चीज उसको, उसके बाद क्या आएगा, आप उसको रिपीट कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो बारी बारी। ओके ओके, इसके बारे में कुछ डिटेल में आपकी बुक में कहीं दिया नहीं है, तो आप याद रखना कि कॉग्निटिव फेस जब आप किसी को शुरुआती दौर में किसी नई स्किल को कर रहे हो, फिक्सेशन फेस जब आप उसको ठीक कर रहे हो, ठीक है, जब उस स्किल में जो भी त्रुटियां थी, जो भी गलतियां थी, उनको ठीक कर रहे हो, फिक्सेशन फेस में आएगा। तो अब हमारे जो 3 मेन है, कॉग्निटिव, फिक्सेशन और ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में क्या होता है कि फ्री तौर पे आप बिना किसी गलती के उसको कर पा रहे हो, इंस्ट्रक्टर उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि स्किल तो आप कर रहे हो ना, आईटीआई के अंदर कर रहे हो, तो पहले तो फेस में तो इंस्ट्रक्टर की इन्वॉल्वमेंट रहेंगी, ठीक है, लेकिन जो ऑटोनोमस फेस है उसमें आप फ्री हो जाओगे, वो आप स्किल अपने बेस पे कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पहले आप कर चुके हो, तो ये ऑटोनोमस फेस में आ जाएगा। ओके, और कोई डाउट? और कोई क्वेश्चन? जी, जैसे मैंने अभी बताया ना, फिक्सेशन फेस कौन सा होता है, जो आपकी गलतियां हैं, त्रुटियां, उनको ठीक करना फिक्सेशन फेस होगा। उसके बाद अगर मान लो आप एप्लीकेशन कर रहे हो, उस चीज को रिपीट कर रहे हो, ठीक है, वो फिक्सेशन फेस के अंदर आएगा, सॉरी एप्लीकेशन फेस में आएगा। ओके मतलब क्या है आप सर के बोलने का कि सबसे पहले आपने एक्विजिशन फेस में सीखा, फिर रिटेंशन में आपको उसने रिटेन कर दिया, और एप्लीकेशन में जाके आपने उसको अप्लाई करा, सीखा और देखा कि मेरे को कितना आ रहा है, रिकॉल किया आपने। जो बाकी फेस की बात हो रही है, जो कॉग्निटिव है, फिक्सेशन है, ऑटोनोमस है, ये अदर है, मतलब कि स्किल को सीखने के बाद और एक्स्ट्रा सीखने के लिए आप
इनका यूज करते हो, किसका? कॉग्निटिव का, फिक्सेशन का, ऑटोनोमस का। अब क्लियर है आपका? ओके। और कोई डाउट किसी को? सर क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर कर दीजिए, NSQ लेवल में। ओके। What is the name of learning outcome which is specific to the trade? ठीक है, अभी मैंने किया था, ये आपको बताया था क्या होता है असेसमेंट क्राइटेरिया। सॉरी, इसमें गलत लिखा हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ लर्निंग आउटकम विच इज स्पेसिफिक टू ट्रेड। अब देखिए, आपके दो तरह के लर्निंग आउटकम होते हैं। लर्निंग आउटकम के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम और जनरिक लर्निंग आउटकम। तो देखते हैं इन दोनों के बारे में। तो जनरिक लर्निंग आउटकम कौन सा होता है? जो जनरिक लर्निंग आउटकम है, लर्निंग आउटकम यूजुअली स्पेसिफिक मोर जनरल ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब मान लो जो आपकी जो जर्नल नॉलेज है उससे रिलेट करेगा ये जर्नल लर्निंग आउटकम। मान लीजिए आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गई, ठीक है, या ट्रेड थ्योरी हो गई, ये उससे रिलेट करेगा। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम है, ये किससे रिलेट करेगा? लर्निंग आउटकम स्पेसिफिक टू द ट्रेड मस्ट बी अचीवेबल स्टूडेंट विद इन ए टाइम अवेलेबल। मान लो आप जो कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, अब मैं ट्रेड प्रैक्टिकल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ट्रेड से रिलेटेड होगा ना। हर ट्रेड का अलग अलग प्रैक्टिकल होता है। अगर मान लो ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें तो हमें ड्राइंग बनानी होती है। कोपा की बात करें तो कोडिंग वगैरह करनी होती है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करना होता है। सीविंग टेक्नोलॉजी के अंदर स्विंग करनी होती है, ठीक है। तो प्लम्बर ट्रेड में प्लम्बिंग का जो भी काम वो करना होता है। तो अलग अलग ट्रेड का अलग अलग लर्निंग आउटकम होता है, ठीक है, कि अलग अलग काम करना है ना हमें प्रैक्टिकल। तो वो स्पेसिफिक होगी हर एक ट्रेड के लिए। जर्नल होगी कि मतलब हर ट्रेड के लिए वो जर्नल होगी, ठीक है, सभी के लिए एक वो यूजुअली होगी, स्पेसिफिक नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम है वो ट्रेड का रहेगा। अब मान लो देखिए कि आपने प्रैक्टिकल करना है, आपको 8 घंटे दे दिए कि आपको प्रैक्टिकल करके देना है, तो एक टाइम बाउंड हो गया ना कि मान लो 8 घंटे के अंदर मेरे को ये स्किल परफॉर्म करनी है। तो ये हुआ सिंपल सी बात, जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है वो हर ट्रेड के लिए अलग रहेगा। ओके, तो ये उसके अंदर आएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ से यही पूछा गया ना, व्हाट इज द नेम ऑफ लर्निंग आउटकम विच इज स्पेसिफिक टू ट्रेड। अब स्पेसिफिक कौन सा होता है ट्रेड के लिए? हमारा स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम जो ट्रेड के लिए अलग अलग रहता है। ओके, यस सर। ओके। और कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के, तो ओके। तो सेशन को क्लोज करते हैं क्योंकि हमें आधा घंटा वैसे भी होगा, लेकिन अभी भी हमारे पास 10 मिनट है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अभी भी आप चैट कीजिए या कीजिए। लास्ट टू लास्ट सेशन का भी अगर किसी को डाउट है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, वन मोर थिंग, देखिए ऐसा है कि हमने काफी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, 3 से 4 ग्रुप्स है हमारे पास, और उसमें काफी लड़के हैं जो लड़कियों को पर्सनल मैसेज कर रहे हो। तो देखो ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सबको पता है आईटी सेक्टर इंडिया के अंदर बहुत एक्टिव है इस टाइम, ठीक है। अगर किसी ने बाय चांस, मैंने आपको रिमूव कर दिया ग्रुप से, ठीक है, किसी गर्ल के कहने पे मैंने रिमूव कर भी दिया, अगर उन्हें बाय चांस आपकी शिकायत कर दी तो आपकी पूरा जो लाइफ है ना वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। मैं लड़कों को कहना चाह रहा हूँ स्पेशली ये चीज, क्योंकि काफी ऐसी चीजें आ रही है। आज सुबह सुबह भी मेरे को सुनने को मिला कि जो एनएसटी नोएडा के प्रिंसिपल हैं, उनका मैसेज आया कि काफी लड़के हैं जो लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं उन लड़कों पे आईटी की जो है ना, जो आईटी सेल है उन पे शिकायत करने वाला हूँ। तो देखिए अभी भी सुधर जाइए, ठीक है, टाइम है आपके पास, ऐसी गलती मत कीजिए। और मैं गर्ल्स को स्पेशली कह रहा हूँ, अगर कोई भी मैसेज आता है आपके पास ग्रुप से,
तो आप ग्रुप एडमिन है उसको मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि ये नंबर है, ठीक है। तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। किसी की पर्सनल लाइफ को आप ऐसे अगर मान लो हम पढ़ने के लिए ग्रुप बनाए, आप किसी को पर्सनल मैसेज क्यों करोगे? तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ सभी बॉयज को, ठीक है। आप कह रहे हो गलती से मैसेज चला गया, तो भैया गलती भी मत करो, ठीक है। किसी का मैसेज आ रहा है, मैसेज आपके काम का है तो ठीक है, नहीं है काम का तो उसको लीव करो, छोड़ दो, ठीक है। पर किसी को पर्सनली मैसेज कभी मत करो। सर एनएसक्यू के 5 डोमेन एक्सप्लेन कीजिए ना। जी बिल्कुल। देखिए 5 डोमेन होते हैं एनएसक्यूएफ के, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, एंड देन हमारी कोर स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है, ये जो 4 हमारे दिए हो ना आगे, ये जो 4 डोमेन है इनसे लिंक करता है। कैसे कि मान लो प्रोसेस रिक्वायर्ड है हमारी, मेरी ट्रेड से रिलेटेड कोई प्रोसेस है, ठीक है। उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो आपकी ट्रेड थ्योरी है ना, उसको उसकी आपको कितनी नॉलेज है, लेवल 1 के अंदर आपकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए एक चीज मैं बताऊं, जब आप आईटीआई के अंदर थे, आप थे एनएसक्यूएफ लेवल 4-5 में थे, ठीक है, 3, 4 या 5 में थे। लेकिन जब आप आए सीआईटीएस के अंदर तो आपका एनएसक्यूएफ लेवल बढ़ गया, ठीक है, एनएसक्यूएफ लेवल 6 में आप आ गए। तो 5 के अंदर क्या था, आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, ठीक है, आपकी वो नॉलेज थी वो भी कम थी, आपकी जो स्किल्स थी वो भी कम थी, ठीक है, उन स्किल्स के बारे में आपको कम बताया जाता था। लेकिन जैसे ही आपका लेवल 6 हुआ, 4 से 6 हुआ या 5 से 6 हुआ, तो क्या हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, आपकी जो कोर स्किल्स है उसकी नॉलेज भी बढ़ गई, ठीक है, और आपकी प्रोफेशनल स्किल या प्रोफेशनल नॉलेज है, ये चीजें भी बढ़ गई। तो ये चीज लेवल के साथ साथ बढ़ती रहती है। अब प्रोसेस रिक्वायर्ड क्या है, मान लो मेरी ट्रेड से रिलेटेड कोई काम है, जैसे मान लो चिनाई का काम है, तो उस चिनाई मान लो मैंने ईंट का साइज मेरे को पता होना चाहिए, ईंट का साइज किस में आएगा, प्रोफेशनल नॉलेज में आएगा, ठीक है, कि मुझे उससे रिलेटेड कितनी प्रोफेशनल नॉलेज है, थ्योरेटिकल कितनी नॉलेज है, ठीक है। देन ईंट को कैसे मैंने प्लेस करना है, ठीक है, उसका जो फ्रोग है वो ऊपर की साइड रखना है, नीचे की साइड रखना है, एक लाइन के अंदर मैंने कैसे ईंट लगानी है। तो ये प्रोफेशनल स्किल के अंदर आ गए। जैसे प्लम्बर वाले करते हैं ना, उनका काम चिनाई का ही है, ठीक है, प्लम्बिंग के साथ साथ वो चिनाई भी करते हैं। तो क्या होगा उसमें, कैसे उसको ईंट को प्लेस करना है, वो प्रोफेशनल स्किल आ गई, ठीक है। देन कोर स्किल्स। अब कोर स्किल्स आपने मान लो एक मीटर स्क्वायर का आपने एक रूम बनाना है, ठीक है, तो अब उसको कैलकुलेट करना है कि कितना मेरा मसाला लगेगा, कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी सीमेंट लगेंगी, तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, मैथ से करोगे ना। अब आपको मैथ आपको 10th तक करवाया गया, अच्छी बात है, लेकिन आईटीआई के अंदर भी आपको मैथ करवाया जाएगा, आपको साइंस करवाई जाएगी आपकी ट्रेड से रिलेटेड। अगर मान लो मेरा काम चिनाई का है ना, तो जितने भी मान लो जितने भी मैथ के फॉर्मूले या जितनी भी चीजें हैं मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, वो कोर स्किल्स में मेरे को करवाई जाएंगी, ताकि जब मेरे मैथ जो है ना, मेरा जो प्रोफेशनल स्किल है, प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके साथ साथ कोर स्किल्स भी मेरे साथ आए, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मेरे को करवाई जाएंगी, ताकि मैं काउंट कर सकूं कि कितनी ईंटें लगेंगी मेरे एक रूम को बनाने के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें कोर स्किल्स में आएंगी। अब उसके बाद मान लो मैं दीवार बना रहा हूँ, अगर मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मैसन है, चिनाई वाला मिस्त्री है, मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होगी कि बाई चांस दीवार गिर जाती है, मसाला खराब हो जाता है, तो मेरी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितनी मैसन की है, ठीक है। तो लेवल 5 में आप ये मान लीजिए कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, आप किसी सुपरवाइजर के अंडर काम कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अगर कोई गलती हो भी जाए तो सुपरवाइजर देखेगा। लेकिन जब आप एनएसक्यूएफ लेवल 6 के अंदर आ गए, आप इंस्ट्रक्टर बन गए, तो क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई ना। एक तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, आप जो काम कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको क्या करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके जो आईटीआई वाले हैं, वो फटकार लगाएंगे ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये होती है जो 5वां डोमेन हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह मान लो आप आईटीआई में ना जाते हुए किसी कंपनी में जा रहे हो, कंपनी में क्या होगा, आपको एज ए सुपरवाइजर जॉब दे दी, तो आपके नीचे 10 आदमी 20 आदमी काम करे, आपकी ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, आपके काम से रिलेटेड वो बंदे काम कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हुई ना, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टाइम से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो भी जिम्मेवारी आपकी हुई। तो ये हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज कि भैया कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। प्रोफेशनल स्किल कि कितनी स्किल मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है, कितनी अच्छी तरह से, कितनी एक्यूरेसी से मैं वो काम करूं।
देन कोर स्किल्स, उससे रिलेटेड कितनी एक्स्ट्रा नॉलेज है, मतलब उससे में जो काम आने वाली है, भले वो साइंस हो, भले वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, भले वो मेरी मैथ हो, वो चीज आएंगी कोर स्किल्स के अंदर। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस काम को करने में मेरी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो ये 5 डोमेन है एनएसक्यूएफ के। जी देखिए, आप ये क्वेश्चन बारी बारी पुट कर रहे हो कि एनएसक्यूएफ लेवल 6 होता है सीआईटीएस के लिए, देन 7, 8, 9, 10 किस किस के लिए होता है। तो देखिए, जो हमारी एनएचडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी, उसने भी अभी तक इतना क्लियर नहीं किया है कि जो 7, 8, 9, 10 है वो आपको कहाँ तक ले जाएगी। आप जिस कोर्स में हैं आपको उसका लेवल पता होना चाहिए, ठीक है। जिस कोर्स को आपने कंप्लीट कर लिया आपको उसका लेवल पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मान लो जो एनएसक्यूएफ लेवल 7 है ना, उसका जो हमारे ग्रुप इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, उनका लेवल आ जाएगा एनएसक्यूएफ 7। अब जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनका लेवल 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हाँ भैया हमारा लेवल अप हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहीं भी गिवन नहीं है कि प्रिंसिपल किस लेवल पे आएंगे, ठीक है, गिवन है, लेकिन हमें अभी पता करना वो इतना जरूरी भी नहीं है। कम से कम अपना पता रखिए कि आप किस लेवल के अंदर हैं। आप जो पास कर लिया, मान लो आईटीआई में थे ना, तो आईटीआई लेवल 5 की, ये आपको पता होना चाहिए। अब लेवल 10 में कौन कौन सी पोस्ट आती है, तो देखिए लेवल 10 में बहुत सारी पोस्ट आती हैं आपकी ट्रेड से रिलेटेड, आपकी फील्ड से रिलेटेड। आप देखिए कि उसमें कौन सी पोस्ट होगी, क्या मैं उस तक जा सकता हूँ। मैंने आप मान लो पीएचडी कर ली, ठीक है, पीएचडी के बाद मैं कौन से लेवल में आऊंगा, वो चीज आप देखिए। तो ये अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। अब बात करूं मैं लेवल 1 की, तो मुझे पता है कि अगर मान लो मैं एज ए मजदूर, ठीक है, एक मजदूर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा लेवल 1 हुआ। लेकिन अगर मान लो जो आप किसी होटल के अंदर जो डिश वॉश करते हैं ना, जो बर्तन साफ करते हैं, उनका भी लेवल 1 है, लेकिन मुझे उनसे क्या मतलब बनता है, मुझे तो होना चाहिए ना कि मेरी सिविल से रिलेटेड मेरा लेवल 1 कौन सा है, ठीक है। ये डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये पोस्ट लेवल 8 या 9 के अंदर आएंगे, ठीक है। ये चीज आप उनके लेवल के हिसाब से देख सकते हो। जब आप जॉब में जाओगे ना, कोई भी जॉब का इश्तिहार देखोगे एसएससी के अंदर, तो उसमें दिखाया देगा आपको कि कौन से लेवल की आपकी जॉब है। जब आप मान लो आपने पीएचडी कर ली, तब आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से लेवल में हो, 9 में हो या 10 में हो, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। अब हाउ, वाई, विच, वेयर कैसे यूज करते हैं, देखिए इसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो क्वेश्चनिंग के अंदर हम 5 तरह के यूज करते हैं, ठीक है, एंड देन दूसरे इंस्ट्रक्टिंग के लिए करते हैं, जिसके अंदर 6W1H होते हैं। तो मान लो अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो उसके अंदर हाउ, वाई, हु, विच, वेयर, ये सब चीज होनी चाहिए किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप इंस्ट्रक्टिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पढ़ा रहे हो, वेयर यू आर टीचिंग, ठीक है, हु यू आर टीचिंग, आप किसको पढ़ा रहे हो, ठीक है, कौन से स्टूडेंट है वो, किस लेवल के स्टूडेंट है, हाउ, आप कैसे पढ़ा रहे हो, कौन सा मेथड है उसका। मान लीजिए मैंने आपको कोई स्किल करवानी है, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल करवाना है, और मैं प्रोजेक्टर खोल के बैठ जाऊंगा और आपको बताऊंगा, वीडियो दिखा दूंगा, क्या आप उससे सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। जो अच्छा मेथड है किसी चीज को कराने का, वो तो होगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या शॉप टॉक होगा। ये 2 मेथड हमारे पास है, तो हम उसका यूज करेंगे, कैसे मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एंड वाई, मैं उसको क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए ना, कि मान लो मेरा काम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, अगर मेरे को सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं कहूंगा सर ये चीजें तो मेरे फील्ड, मेरी जो साइट पे कहाँ होगी, ये तो मशीन वालों के साथ हो सकती है कि मशीन चलती चलती खराब हो जाए, उनको बताइए, या फिर मशीन के अंदर आग लग जाए, मेरा क्या काम है सेफ्टी प्रिकॉशन का, तो उनको बताइए क्या क्यों सेफ्टी प्रिकॉशन जरूरी है। आप साइट पे काम कर रहे हो, ऊपर से क्या है, एक ईंट आके गिर रही है, आपके सिर में लग गया, आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, सिर खुल जाएगा, ठीक है, सॉरी, सिर मतलब आपके सिर पे चोट आएगी तो क्या होगा, आपको चोट आ जाएगी ना, तो आप जख्मी हो जाओगे। तो इसलिए आपकी सेफ्टी प्रिकॉशन जरूरी है, तो ये इसलिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, कि वेयर, वाई, विच, ओके। ऐसे आपको एनालाइज करना होता है कि बच्चे कौन से हैं मेरे, किस लिए मैं पढ़ा रहा हूँ उनको। कम्युनिकेशन सर, जी कम्युनिकेशन, देखिए 1 मिनट का टाइम आपके पास, फिर से ज्वाइन कीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तो देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस 2 वे भी होती है, 3 वे भी होती है, और 1 वे भी होती है। 1 वे जैसे लेक्चर देना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी बोल के चले गए थे ना कल, आपने देखा होगा, लाइव बोल रहे थे, वो बोल के चले गए, हम उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, तो लेक्चर मेथड, सॉरी 1 वे मेथड हो गया कम्युनिकेशन का, कि आपने अपनी बात बता दी, सामने वाले की नहीं सुनी।
सेकंड, टू वे कम्युनिकेशन, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको जवाब दिया, तो ये होगा टू वे कम्युनिकेशन। ओके सर जी। सर क्रिकपैटिक मॉडल किस सन में विकसित हुई? ओके 1950।